गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एडु सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम की कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे मोमेंटम एग्जैक्टली मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम का मतलब क्या होता है। क्योंकि क्लास 9 में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और फिर यहाँ पे ऐसे ये आ गया मोमेंटम। ये सब कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम लोग पहले जैसे एक इक्वेशन ऑफ मोशन भी था, इधर लॉज ऑफ मोशन है। तो ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक है जिनके बारे में हमने पहले कभी नहीं पढ़ा था। यानी कि 8th क्लास में और 8th क्लास से नीचे हम लोग इन सब चीजों के बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़े थे। और नहीं पढ़े थे तो जब भी क्लास 9 में नया टॉपिक मिलता है ना, तो सारे नए टॉपिक में आपको दिक्कत आता है। जैसे फोर्स के डिफिनेशन में आपको दिक्कत नहीं आया होगा, फोर्स बराबर के फोर्स इक्वल्स टू एम ए आपको टीचर ने समझाए होंगे तो भी आपको दिक्कत नहीं आया होगा। उसके इक्वेशन को भी आप समझ ले, क्योंकि फोर्स आप क्लास 4 से 3 से पढ़ते आ रहे हो। आपको स्पीड में तकलीफें नहीं आई होंगी, आपको डिस्टेंस में तकलीफें नहीं आई होंगी, लेकिन आपको तकलीफ आया कहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट में। आपको तकलीफ आया कहां पे, तो वेलोसिटी में। आपको तकलीफ आया कहां पे, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन में। आपको तकलीफ आया कहां पे, ग्राफ में। आपको तकलीफ आया कहां पे, तो ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं मोमेंटम में। क्योंकि इन सब टॉपिक के बारे में आप इससे पहले कभी नहीं पढ़े थे। तो दिक्कतें आना लाजमी है, सबके साथ दिक्कतें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना। पर हमें अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियरली वे में समझते जाए, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो डाउट्स होता है अगर हम उसे क्लियर करते जाए ना, तो हमें आगे जीवन में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आज की इस मोमेंटम में आपकी पूरी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड आई एश्योर दैट कि इस वीडियो के बाद आपको मोमेंटम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। पढ़ते हैं यहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो सबसे पहले समझते हैं मोमेंटम का डिफिनीशन। मोमेंटम क्या होता है? तो मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ये क्वांटिटी ऑफ मोशन आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। सबसे पहले आ जाओ हम समझते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है। क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट का हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मूविंग ऑब्जेक्ट। क्योंकि मोमेंटम हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट में होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में मोमेंटम नहीं होता है। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होते हैं, और रेस्ट में होते हैं तो उनके पास कोई मोमेंटम नहीं होता, क्योंकि उनकी वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है ना। तो देखिए, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो मोशन करते हुए उसके पास मोशन की क्वांटिटी कितनी है। अब इसका मतलब हम समझाते हैं आपको, मोशन की क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे आपने इनर्शिया पढ़ा होगा, ठीक है ना, इनर्शिया पढ़ा होगा। तो मोशन इनर्शिया में क्या था कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इनर्शिया किसका ज्यादा और किसका कम इनर्शिया कह सकते हो। इनर्शिया इज द टेंडेंसी। इनर्शिया क्या है, टेंडेंसी है अपने स्टेट के चेंज में, मतलब अगर उसके स्टेट में कोई चेंजिंग आएगा तो उसे वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होता था, किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम होता था। जैसे किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यानी कि जिसका मास बहुत ज्यादा, उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसी इनर्शिया से रिलेट कर लो क्वांटिटी ऑफ मोशन को, उसी इनर्शिया से रिलेट कर लो क्वांटिटी ऑफ मोशन को। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसका इनर्शिया ज्यादा होगा, उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा होगा। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होता है, तो समझो कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो मोशन करते हुए उसके पास मोशन की क्वांटिटी का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं हम उसे रोकने जा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है और हम उसे रोक रहे हैं। जैसे कि आगे से कोई टेंपो आ रहा है बहुत तेजी से, एक ऑटो आ रहा है बहुत तेजी से, और हम उसे रोक रहे हैं अपनी हाथों से, ऐसे रोक रहे हैं, ठीक है ना, रोक रहे हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा मेरे फोर्स के कारण। वो ऑब्जेक्ट के पास कितनी कैपेसिटी है कि वो अपने मोशन को अपोज कर सकेगा और मेरे ऊपर चढ़ा करके पार कर जाएगा, है ना। ये डिपेंड करता है, ये कहलाता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। अब समझना, थोड़े से क्वांटिटी ऑफ मोशन और क्लियर होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रक है और एक साइकिल है। समझना, एक ट्रक है और एक साइकिल है, और ट्रक सामने से आ रहा है और साइकिल भी सामने से आ रहा है। हमें उसे रोकना है, हमें ट्रक को भी रोकना है, हमें उस साइकिल को भी रोकना है, ठीक है ना। दोनों की वेलोसिटी सेम है, ट्रक का भी वेलोसिटी सेम है, साइकिल का भी वेलोसिटी सेम है। अब तुम्हें खुद बताओ कि तुम अगर ट्रक और साइकिल के सामने रोकने के लिए खड़ा हो जाओ, तो तुम किसको बहुत आसानी से रोक सकते हो, ट्रक को या साइकिल को? ऑब्वियसली साइकिल को आप आसानी से रोक सकते हो, है ना। तो साइकिल को, दोनों की तो वेलोसिटी सेम थी ना,
दोनों की वेलोसिटी सेम थी, बस मास अलग अलग था। दैट मीन्स कि मास अलग अलग होने से इस ट्रक के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा था, इसके वजह से ये जो ट्रक था वो नहीं रुक पाया। अब आप कहोगे कि सर क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम सीधा इनर्शिया क्यों नहीं कह देते हैं, क्योंकि इनर्शिया भी तो इसका ज्यादा है ना, ये ट्रक का इनर्शिया भी तो ज्यादा है। तो अब हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा समझना कि हम मास को बराबर कर देते हैं। अब हम क्या कर देते हैं कि मास को बराबर कर देते हैं। अब हम छोटे से दो छोटा छोटा बुलेट ले लेते हैं, दो छोटा छोटा क्या कर लेते हैं, बुलेट ले लेते हैं। बुलेट का मतलब गोली, जो गोली लगेगा तो आपका ये छोटा छोटा दो बुलेट ले लेते हैं, ठीक है ना। और इस छोटे से बुलेट को हम एक बार क्या कर देते हैं, दोनों का मास तो बराबर हो गया, ठीक है ना। अब इस छोटे से बुलेट को हम एक बार हाथ से ऐसे तुमको मार देते हैं, गिर गया मार कर उधर जाकर के। देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि इस छोटे से बुलेट को एक बार ऐसे हम हाथ से ऐसे मार देते हैं तुमको, और इसी छोटे से बुलेट को एक बंदूक से मारते हैं तुमको। तो बंदूक से और हाथ से मारने में क्या अंतर होगा? हाथ से जब इस छोटे से बुलेट को मार रहे हैं तुमको, थोड़ा सा ऐसे हाथ से बुलेट से हम लोग अगर हम लोग अपने हाथ से मार रहे हैं तो जाएगा, तुम्हें टकरा करके नीचे गिर जाएगा। इनफैक्ट तुम्हें एक दाग तक नहीं होगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम थी, है ना। लेकिन अगर वही या फिर अगर मान लो कि उधर से कोई फेंक रहा है, तुम्हारा दोस्त ही कोई बुलेट फेंक रहा है उधर से, ठीक है ना। एक वो दोस्त बंदूक में डाल करके बुलेट फेंका तुम्हारे सामने, और एक वो दोस्त अपनी हाथों से ऐसे बुलेट फेंक दिया, और तुम सामने खड़े हो कैच करने के लिए, उस बुलेट को रोकने के लिए, उस बुलेट के मोशन को अपोज करने के लिए तुम खड़े हो, ठीक है ना। तो वो बुलेट जब कोई दोस्त अपने हाथों से ऐसे फेंका बुलेट, तो बहुत आसानी से तुम ऐसे इसको पकड़ ले। वो बुलेट ऐसे उधर से फेंका, हम ऐसे पकड़ ले, ये ले तुम्हारा बुलेट, देख कितना क्या फेंकता है तुम, ठीक है ना, पकड़ लेगा। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा तेजी से भी फेंकता है तो हम बहुत आराम से कैच ले लेते हैं ना। लेकिन अगर वही बुलेट एक बंदूक से छूट जाए, तो क्या हम ऐसे हाथ से रोक सकते हैं उसे? नहीं रोक सकते, है ना। दैट मीन्स यहां पे समझना मतलब क्या कि जिस ऑब्जेक्ट के पास, जिस बुलेट के पास वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे वो बुलेट अगर वही बंदूक से निकल रहा तो उसके पास 100-200 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की वेलोसिटी है, बहुत ज्यादा उसके पास वेलोसिटी है, और उतना ज्यादा वेलोसिटी में हम अपनी हाथों से नहीं रोक सकते हैं। वो हाथ से फेंक रहा तो उसको हम लोग हाथ से रोक दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन उस बुलेट का वेलोसिटी इतना ज्यादा है कि हम अपने हाथों से उसे नहीं रोक सकते हैं। तो हमें क्या कर देता, आ करके स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के बाद हमें मार देता है, इनफैक्ट जान से मार देता है, समझ रहे हो ना। तो उस बुलेट को हम नहीं रोक सके। इस सेम बुलेट को अगर कोई इंसान ऐसे नॉर्मल फेंका तो हम उसे रोक लिए। मतलब क्या है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन, जिसका वेलोसिटी कम है और जिसका वेलोसिटी ज्यादा है, तो ज्यादा वेलोसिटी के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा है, आप उसे रोक भी नहीं सकते हो, समझ रहे हो ना। तो ये क्वांटिटी ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन हम लोग उसको बोलते हैं। आ जाओ अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक मान लो कि दो कार है और एक कार की मास बहुत ज्यादा है, दूसरे कार की मास मतलब एक कार नैनो है, ठीक है ना, एक कार नैनो है और दूसरा कार है मान लो फॉर्च्यूनर, ठीक है ना। एक कार है फॉर्च्यूनर, दूसरा कार है नैनो। फॉर्च्यूनर और नैनो दोनों सामने से आ रहा है, दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से आ रहे हैं। वेलोसिटी से कितना वेलोसिटी आ रहा है? दोनों के दोनों 3 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। कितना? 3 किलोमीटर पर आवर से। 3 किलोमीटर पर आवर में जान नहीं जाएगा तुम्हारा, टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। 3 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। उधर से फॉर्च्यूनर भी आ रहा है, इधर से हमारा कौन सा आ रहा है, ये नैनो भी आ रहा है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी 3 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन फॉर्च्यूनर का मास ज्यादा तो इसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन भी ज्यादा, ठीक है ना। तो इसे बहुत आसानी तरीके से इनर्शिया से रिलेट किया जा सकता है। जिसके पास मास ज्यादा उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा, लेकिन मास के साथ साथ जिसके पास वेलोसिटी ज्यादा उसके पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा। तो जरूरी नहीं कि हर समय दोनों केस में ऑब्जेक्ट की या तो मास बराबर रहे या तो वेलोसिटी बराबर रहे। कभी कभी तो हो सकता है ना कि ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी अलग अलग हो। जैसे मान लेते हैं कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं ना कि देखो जैसे ये अभी हम बता रहे थे बुलेट वाले केस में क्या हो रहा था। बुलेट वाले केस में इसका भी मास m, इसका भी मास m, v1 वेलोसिटी चल रहा था, v2 वेलोसिटी चल रहा था, ठीक है ना। तो एक क्वांटिटी इसमें m और v में से मास और वेलोसिटी में से इसका मास कांस्टेंट था, ठीक है ना। अगर वही बात करें हम एक फॉर्च्यूनर और एक नैनो वाले में, ये एक नैनो था और एक फॉर्च्यूनर वाले में, एक नैनो और एक फॉर्च्यूनर वाले में, तो क्या था यहाँ पे फॉर्च्यूनर का यहाँ पे क्या था, मास ज्यादा था। तो इसका मास m2, इसका मास m1 और दोनों का वेलोसिटी v था। और यहाँ पे क्या था, m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है ना।
यहाँ पे m2 इज ग्रेटर देन m1, ठीक है ना। यहाँ पे v1 इज ग्रेटर देन v2 था, मान लो थोड़ा देर के लिए v1 इज ग्रेटर देन v2 था। तो जरूरी नहीं ना कि हर समय कोई ना कोई एक क्वांटिटी हमें कांस्टेंट ही मिल जाए, मास हमें कांस्टेंट ही मिल जाए, हमें इसका वेलोसिटी कांस्टेंट ही मिल जाए, वेलोसिटी हमें किसी दो ऑब्जेक्ट का बराबर ही मिल जाए, है ना। तो हमें इस मास और वेलोसिटी को किसी ना किसी तरीके से रिलेट करना पड़ेगा, तभी हम एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी चीज का निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर इस मास और वेलोसिटी को रिलेट नहीं करते हैं तो इसका क्वांटिटी ऑफ मोशन निकालने में, मान लेते हैं एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। इसको v1 वेलोसिटी से फेंका जाता है, इसको v2 वेलोसिटी से फेंका जाता है। अब इसका मोमेंटम निकालना में मुश्किल हो जाएगा। कैसे मुश्किल हो जाएगा? मान लेते हैं इस m1 का, इसका v1 वेलोसिटी ज्यादा है। यहां पे समझो अगर केस ऐसा हो जाए, अगर केस ऐसा हो जाए कि m1 इज लेस देन m2 बस बट v1 इज ग्रेटर देन v2, तो हमें देख करके इसे निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा बताओ, इसमें तुम बहुत आसानी से बता दिए क्या, एक इसका v1 इज ग्रेटर देन v1 इज ग्रेटर देन v2, दैट मींस कि v1 के पास क्या है, क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा। v1 क्या करेगा, बहुत जल्दी ये कर लेगा। v1 के पास क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा है तो v1 को रोकना मुश्किल होगा। यहाँ पे मास, यहाँ पे नैनो और फॉर्च्यूनर में तुम तुरंत पता लगा ले कि अच्छा फॉर्च्यूनर दोनों के वेलोसिटी सेम है, मतलब फॉर्च्यूनर ज्यादा भारी है, इसका मतलब फॉर्च्यूनर का क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा होगा, ठीक है ना। लेकिन जरूरी नहीं ना कि हर समय ऐसा ही केस मिले, हमें एक ना एक क्वांटिटी बराबर मिले। मान लेते केस हमें ऐसा मिल गया, केस हमें कुछ इस तरीके का मिल गया, इस तरीके का कुछ केस मिल गया। इस तरीके के केस में क्या हुआ, देखो m1 इज ग्रेटर देन m2, ये बॉल m1 जो है, सॉरी m1 इज लेस देन m2 है, ये m1 जो है m2 से छोटा है। मास जो है, ये इस बॉल का जो मास है m2 के मास से छोटा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या है, v2 से बड़ा है। अब बताओ कि दोनों का मोमेंटम क्या होगा, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, किसका मोमेंटम कम होगा? क्या मोमेंटम बराबर भी नहीं हो सकता है? समझ रहे हो ना, मोमेंटम बराबर नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि इसका v2 जो है, v1 जो है v2 से बहुत बहुत ज्यादा है, तो बराबर भी नहीं हो सकता, है ना। तो इस केस में हम लोग ये नहीं कर सकते कि बराबर होगा, या एग्जैक्ट आंसर हमें पता करने के लिए हमें मास और वेलोसिटी को आपस में रिलेट करना पड़ेगा। और इसी मास और वेलोसिटी को आपस में रिलेट करने के लिए हमने एक नए क्वांटिटी को डिफाइन किया, दैट वाज द मोमेंटम। मतलब इसी मास और वेलोसिटी को रिलेट किए हम लोग क्या जानने के लिए, तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को जानने के लिए। तो क्वांटिटी ऑफ मोशन को जानने के लिए हम मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसके मास और वेलोसिटी को अगर मल्टीप्लाई कर दे, यहां से m1 v1 को मल्टीप्लाई कर दे, यहां से m2 v2 को मल्टीप्लाई कर दे, जिसका वैल्यू ज्यादा आया उसका मोमेंटम ज्यादा, जिसका वैल्यू ज्यादा आया उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा। तो इसी क्वांटिटी ऑफ मोशन निकालने के लिए हम लोग नए क्वांटिटी को डिफाइन किए, वो क्वांटिटी का नाम था मोमेंटम। उसका नाम क्या था, मोमेंटम। अब मोमेंटम को हम डिफाइन किए क्या, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मतलब मास और वेलोसिटी को रिलेट कर दिए और कह दिए कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जिसका वैल्यू ज्यादा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा, जिसका वैल्यू ज्यादा उसका क्वांटिटी ऑफ मोशन ज्यादा। तो इसीलिए हम कहे कि momentum is the quantity of motion of an object डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के रूप में इसे हम लोग डिफाइन करते हैं। और अगर मोमेंटम की ऐसा यूनिट की बात करें तो मास का यूनिट होता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मास का यूनिट केजी, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, इसलिए मोमेंटम का यूनिट मास इंटू वेलोसिटी यानी कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड होता है हमारा क्या, मोमेंटम का ऐसा यूनिट। तीसरा चीज, उसके बाद हम और नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते क्या, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड वेलोसिटी। यस यस यस, अगर मास बढ़ाओ तो मोमेंटम बढ़ जाएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ाओ तो भी मोमेंटम बढ़ जाएगा। मतलब मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास और वेलोसिटी दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद मोमेंटम आल्सो हैज द डायरेक्शन। हाँ, एक चीज और है, मोमेंटम के पास क्या है, डायरेक्शन भी है। मोमेंटम के पास क्या है, डायरेक्शन है। हमने आपको बताया था क्या कि मोमेंटम तभी होगा जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा। मोमेंटम तभी होगा जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसकी मोमेंटम तो जीरो हो गई, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मोशन कब करेगा, ऑब्जेक्ट मोशन कब करेगा, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि ये तो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। तो ये मोशन कब करेगा भाई, तो जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे। ये मोशन कब करेगा, जब इस पे हम फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन करेगा, और मोशन करेगा तो इसके मोमेंटम में चेंजिंग आएगा,
ठीक है ना। और जब इस पे फोर्स लगा दिए तो फोर्स का कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, और अगर फोर्स का डायरेक्शन मिल गया तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन वही होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स वही डायरेक्शन हुआ किसका, मोमेंटम का। ठीक है, तो मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी है, और मोमेंटम के पास अगर डायरेक्शन है तो देयरफॉर मोमेंटम के पास मैग्नीट्यूड भी है, मोमेंटम के पास डायरेक्शन भी है, देयरफॉर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार नीचे कमेंट कर दो, अगर अभी भी मोमेंटम समझ में नहीं आया तो एक बार नीचे कमेंट कर दो। अब हम बात करते हैं, अरे मच्छर, हाँ वेरी गुड, आया मुट्ठी में, आ गया मुट्ठी में, देख लो, ये देख सकते हो, दिस मच्छर मेरे मुट्ठी में है ना। चलो देखो, तो अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। ये इसे मिटा दिया जाए और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। तब तक आप लोग के भी आसपास जितने मच्छर होंगे तब तक सारे मच्छर को ऐसे मुट्ठी में पकड़ करके रखो और मेरे को ऐसे दिखाना, फोटो भेजना। कमेंट बॉक्स में फोटो नहीं आ सकता, लेकिन काउंट करके जरूर बता देना कि कितने मच्छर कौन पकड़े, क्योंकि अभी थोड़ा सा मच्छर बढ़ भी गया, इतना ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो रहा है ना पटना में कि मच्छर की संख्या बढ़ते जा रही दिन प्रतिदिन। यह नमामि गंगे परियोजना पूरा पटना को पानी पानी बना दिया है, ठीक है ना, पूरा पटना को ही कुछ दिन में गंगा नदी बना देगा, देख लेना। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड लॉज ऑफ मोशन में हमें एक रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया गया था। सेकंड लॉज ऑफ मोशन में हमें कहा गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये ना बताया गया था सेकंड लॉज ऑफ मोशन में कि चेंज इन मोमेंटम फोर्स के डायरेक्शन में होगा, और जो मोमेंटम के अंदर चेंजिंग आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है समझते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये क्या होता है समझना। जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है m, ठीक है ना। ये कितने इसका अभी ये मान लेते हैं ये u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं मूव कर रहा है, तब हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसका मास है m और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है, u है। अब पीछे से इस पे एक फोर्स लगाया गया, और उस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, और वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो इसका मोमेंटम भी चेंज हो गया, और अब जो इसका वेलोसिटी हो चुका है v, और यहां से यहां तक कितना वेलोसिटी v होने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा t, क्या t। अब ऐसे हम चाहोगे तो अगर तुम लिख रहा तो हम इसे लिख भी देंगे। सपोज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with initial velocity u, velocity of u, a force f acts on the body, and its velocity changes to v मीटर पर सेकेंड इन टाइम t टाइम में इसका वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो गया है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं चलिए चेंज इन मोमेंटम की। तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा p इक्वल्स टू mu। p इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा p फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं, p फाइनल बराबर मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि अब हम क्या करेंगे, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग डेल्टा पी भी दिखा सकते हैं। डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी पर यूनिट टी इक्वल्स टू बराबर, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम सीधा लिखो ना, एम भी माइनस एम यू अपॉन टी, यही चीज होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, हम लोग दिखाते हैं एम भी माइनस एम यू अपॉन टी। और वही चीज न्यूटन से, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं ऊपर हम, ठीक है ना, क्योंकि अब तो इसको लिख ही लियो, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो स्क्रीनशॉट भी तुम लोग ले सकते हो, ठीक है। तो देखो
यही अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि यही जो एम बी माइनस एम यू होता है वही चीज वहां पे कहता है क्या कि फोर्स जो है सेकंड लॉज ऑफ मोशन में कहता है कि फोर्स जो है यही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम लोग वहां पे एफ इक्वल्स टू एम बी माइनस यू लिख रहे थे, ठीक है ना, एम बी माइनस एफ इक्वल्स टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यही नहीं लिख रहे थे वहां पे एफ इक्वल्स टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। और ये इक्वल्स टू क्यों आया, के कहां पे ले गए, के बराबर के इतना लिख रहे थे और के बराबर 1 हो रहा था, एफ इक्वल्स टू इतना लिख दे रहे थे हम लोग सीधा सीधा, ठीक है ना। उसके बारे में जब फोर्स पढ़ाएंगे सेकंड लॉज पढ़ाएंगे तो जिक्र करेंगे उसके बारे में। यहाँ पे समझो एफ इक्वल्स टू एम बी माइनस एम यू बाई टी हो रहा था तो यही से हमें क्या मिल रहा था, एम बी माइनस यू अपॉन टी, तो एफ इक्वल्स टू हमें मिल रहा था एम ए। लेकिन एक चीज याद रखना, हमें यहाँ पे फोर्स न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन से हमें मिलता क्या यहाँ पे, ये तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यहीं पे खत्म हो गया। हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ से हमें क्या मिलता है, फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन हमें क्या देता है, फोर्स और मोमेंटम के बीच का रिलेशन, या फिर हम लोग उसको कह सकते हैं कि फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन देता है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन फोर्स का डिफिनीशन नहीं देता है, फोर्स का डेफिनेशन हमें न्यूटन फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन से मिलता है। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि द डिफिनेशन ऑफ मोशन कम्स फ्रॉम फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन और द सेकंड लॉज ऑफ मोशन और द थर्ड लॉज ऑफ मोशन और द नन ऑफ दीज। तो वहां पे बहुत सारे लोग वहां पे सेकंड लॉज ऑफ मोशन मार के आ जाते हैं क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम ए हमें वहां पे दिखता है, लेकिन एफ इक्वल्स टू एम ए इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एक्सेलरेशन और एफ इक्वल्स टू एम ए इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। इट इज नॉट द डिफिनेशन ऑफ द फोर्स, वो फोर्स का डिफिनेशन नहीं है, वो एक रिलेशन है। तो सेकंड लॉज ऑफ मोशन रिलेशन देता है और डिफिनेशन तो हमें फर्स्ट लॉ से ही मिल जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा तो फोर्स उसके स्टेट को चेंज करेगा। तो डिफिनेशन तो हमें फर्स्ट लॉ से ही मिल गया फोर्स का, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं लास्ट, वो है टॉपिक हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लास्ट टॉपिक है हमारा क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम देखो कहता है क्या कि द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम, अगर मान लेते हैं कि कोई दो बॉडी है जिसका मास m1 है, जिसका मास m2 है, अगर दो बॉडी है इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है ना, और ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कह रहा है कि अगर इनको आपस में कोलाइड भी कर दो तो कोलाइड करने के बाद का भी जो अगर इनका जो वेलोसिटी होगा और मतलब इनका जो मोमेंटम होगा, पहले मोमेंटम और बाद का जो मोमेंटम होता है हमेशा कंजर्व्ड हो जाता है। कहता है क्या कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगाया जाए, यानी कि हमें मिल रहा था यहाँ पे क्या, F इक्वल्स टू, वहां से अभी देखो अभी बता रहे थे थोड़ा इसके पहले जो लिखे थे वहां पे F इक्वल्स टू एम बी माइनस एम यू अपॉन टी लिख रहे थे ना। तो अगर फोर्स जीरो हो जाए, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगे ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स अगर जीरो हो जाए तो हो जाएगा क्या, एम बी माइनस एम यू अपॉन टी, यानी कि ये हो जाएगा उधर चला जाएगा तो एम बी माइनस एम यू इक्वल्स टू जीरो इंटू टी इक्वल्स टू जीरो, तो एम भी इक्वल्स टू एम यू। तो वही कहता है यहाँ पे क्या कि अगर कोई भी अगर एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगे, इस एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर तुम जीरो कर दो, इस एक्सटर्नल फोर्सेस को अगर तुम जीरो कर दो, इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। पहले और बाद का मोमेंटम उसका हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। अगर कॉलिजन करवाए तो कॉलिजन के बाद का मोमेंटम और कॉलिजन के पहले का मोमेंटम हमें क्या होता है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है। तो ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको तुम लिख सकते हो, if there is no any net external forces acting on a system or a body system और body लिख देते हैं, then the total momentum of the system या body always remains conserved। तो
तो सिस्टम क्या होता है हमेशा, और टोटल मोमेंटम क्या होता है हमेशा, कंजर्व्ड रहता है। टोटल मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। ये देखो ये सिस्टम ऑफ बॉडी, यहाँ पे दो बॉडी का बात करें, दो पार्टिकल्स का बात करें तो सिस्टम कहलाएगा ये, ठीक है ना। तो इस सिस्टम को अगर मान लेते आपस में कोलाइड भी कर लेते हैं और इस पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा है, यही दोनों आपस में टकरा रहे हैं और चाहे कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों का मोमेंटम जो होगा टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, हमेशा बराबर होगा, ठीक है। टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा कोलाइड करवा करके देखते हैं। मान लेते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट है, इस ये u1 वेलोसिटी है, इसका u2 वेलोसिटी है, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आया और आपस में आकर के कोलाइड कर गया। कोलाइड कर गया, इसका मास m1 ही था, इसका मास m2 ही था। मास तो कोलिजन के बाद मास तो चेंज नहीं होता है ना किसी ऑब्जेक्ट का, मास तो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मास तो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, मास हमेशा इट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। और कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद ये बेचारा इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर, दोनों इधर उधर चले गए। दोनों की देखो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, पहले भी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे, कोलिजन करने के बाद दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। इसका मास m2 ही रहा, इसका मास m1 ही रहा, लेकिन इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। समझ रहा, इसका वेलोसिटी v1 हो गया, इसका वेलोसिटी v2 हो गया। ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, इसका ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए थर्ड लॉज ऑफ मोशन को थोड़ा सा समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, जो ये पहला ऑब्जेक्ट जो दूसरे पे फोर्स लगाएगा, जो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगाएगा, the force exerted by object 1 on object 2, the force exerted by object 1 on object 2, F12 is equals to force F21। ये हमें न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन से मिलता है, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन, फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन से हमें मिलता है F12, यानी कि फोर्स मतलब पहला जो ऑब्जेक्ट होगा 2 पे जितना फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा, बट द सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। दैट्स व्हाई आई यूजेज यहाँ पे हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल किए हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल किए हैं, बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ ऑफ द फोर्सेस इज सेम बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमें किसी ना किसी एक में माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा, किसी ना किसी एक में माइनस का साइन लगाना ही पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं F12 बराबर कितना होगा। F12 बराबर चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, है ना। F12 बराबर चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, मतलब ये चेंज इन मोमेंटम बॉडी 2 बाय चेंज इन मोमेंटम बॉडी 1, ठीक है ना। बॉडी 2 का और बॉडी 1 का मोमेंटम में चेंजिंग, दोनों का हम लोग मोमेंटम में चेंजिंग देखते हैं, ठीक है ना। F12 बराबर जो है वो है चेंज इन मोमेंटम। तो बॉडी 2 का फाइनल मोमेंटम क्या है, m2 इंटू v2, है ना। बॉडी 2 का m2 इंटू v2, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2, m2 इंटू u2। फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, ये फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बाई 1, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 बाई 1। तो बॉल 2 पे 1, पहला वाला बॉल जो बॉल 2 पे फोर्सेस लगाया है, हम उसकी बात करते हैं। पहला वाला बॉल 2 पे जो फोर्स लगाया है, तो बॉल 2 का जो मोमेंटम चेंज हुआ है, बॉल 2 का इनिशियल मोमेंटम था m2 u2, बॉल 2 का फाइनल मोमेंटम था m2 v2, ठीक है ना। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाई t, मान लेते हैं t टाइम में ऐसा चेंज हुआ, इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21। तो F21 यानी कि 2 जो 1 पे फोर्स लगाएगा, तो 1 का फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, m1 v1 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना, m1 u1, तो माइनस m1 u1 अपॉन t, ठीक है ना। तो हम इसे अब लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन पूरा अपॉन टी कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया क्या, m2 v2, यहीं पे टी कैंसिल आउट कर देते हैं, ये वाला बात यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं पे टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब हो जाएगा हमारा क्या, m2 v2 माइनस m2 u2 इक्वल्स टू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 v1 प्लस m1 u1, ठीक है ना। अब हम लोग इसे इक्वल्स टू माइनस, अब हम लोग इसे उधर लेकर के आएंगे और इस m2 u2 को इधर लेकर के आ जाएंगे, तो होगा क्या, m2 v2 प्लस m1 v1 बराबर
m1u1 प्लस m2u2, है ना, यानी कि m1u1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1, m2u2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2, m1v1 फाइनल मोमेंटम बॉडी 1 और फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2। तो फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इफ द फोर्स रिमेन्स कंजर्व्ड, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लग रहा, सिर्फ इनके इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, तो सिस्टम का जो मोमेंटम है कंजर्व्ड है। देखिए यहाँ पे क्या है, m2v2 यानी कि टोटल फाइनल मोमेंटम, ये है टोटल फाइनल मोमेंटम और ये है इक्वल्स टू टोटल इनिशियल मोमेंटम, टोटल फाइनल मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम के क्या है, बराबर है ना। तो देखो कोई भी क्वेश्चन, कितना भी हार्ड क्वेश्चन तुमको दे दे, क्लास 9th में कितना भी तुमको हार्ड क्वेश्चन दे दे, बस ये फॉर्मूला याद रहेगा, सारे क्वेश्चन को बना लोगे, बस खाली तुम लिख लेना m1u1 m2u2। अब देखो एगो बंदूक से गोली छूटता, बंदूक वाला कितना आसान कॉन्सेप्ट होता है, बंदूक से गोली छूटता है तो इनिशियली बंदूक में ऐसे हम लोग रखते हैं तो बंदूक भी रेस्ट में रहता है, गोली भी रेस्ट में रहता है, तो इनिशियल मोमेंटम बंदूक का भी जीरो, गोली का भी जीरो, यानी कि ये वाला पोर्शन टोटल उसका जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो m2v2 इक्वल्स टू माइनस m1v1 निकाल करके डायरेक्ट हम लोग मार देते हैं बंदूक गोली का, तुरंत निकल जाता है इक्वल वेलोसिटी, है ना। तो ये वाला पार्ट बंदूक में पूरा जीरो होता है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम पूरे सिस्टम का ही जीरो होता है, बंदूक भी रेस्ट में और